मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं यानी जीव विज्ञान यानी आपका क्लास 10th का जो बायो है। ठीक है, उसमें हम आज इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देखने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उसको इस वीडियो में हम आज कंसीडर करने वाले हैं। यानी आपके सामने देखा जाए तो विज्ञान जो है, ठीक है, विज्ञान का जो जीव विज्ञान वाला पोर्शन है उसमें हम क्या कर देंगे, आज बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट में से एक है। इसमें सबसे पहला हम क्वेश्चन देते हैं जो कईयों बार क्वेश्चन पूछा गया है, मादा जनन तंत्र। ये देखा जाए तो आपके सामने 6 नंबर में पूछेगा, कहेगा मादा जनन तंत्र का सचित्र चित्रण तुमको क्या करना है, दिखाना है, सचित्र वर्णन करना है। तो इसको 1 बाय 1 करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। ठीक, इसमें पहले दे रखा आपके सामने, देखिए मादा जनन तंत्र जब आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मादा जनन का ये भी हो गया, उसके बाद चित्र बना के उसी के सामने ये सारी चीजें आपको क्या कर देनी है, लिख देनी है। ठीक, जैसे अब देखिए मान लेते हैं क्वेश्चन में जैसे आ जाए आपके सामने, ठीक है, कह देगा आपके सामने, ठीक है, स्पर्म यानी स्पर्श, हाँ ठीक है। अब देखिए मादा जनन तंत्र मान लेते हैं आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मादा मादा जनन तंत्र के यहाँ पर क्या कर देना है, देखिए ये पेज है, याद रखना एग्जाम में ऐसे हूबहू सेम टू सेम लिखना है। ये आपको सामने यहाँ पर क्या कर देना है, चित्र बनाना है। अब चित्र में जितने पॉइंट हैं उसको अच्छे से यहाँ पर क्या कर देना, दिखा देना। अब तुम बताओ चित्र बना दिए, इस चित्र में जितने पॉइंट हैं यहाँ पर आप दिखा दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, पहला हेडिंग डाल के ये वाला हेडिंग को अच्छे से आप एक्सप्लेन कर देंगे काम। अब देखो टीचर को लगेगा अच्छा लड़का चित्र भी बना दिए, ऐसे चित्र के जितने भी पार्ट है सब यहाँ पर नाम लिख दिया, तो टीचर को लगेगा कि यदि बच्चा चित्र बना दिया नाम लिख दिया तो उसको बहुत सारी कुछ आती है। ठीक, अब एक एक हेडिंग डाल के उन्हीं के बारे में आप एक्सप्लेन कर देंगे, काम हो जाएगा। उसी तरह से हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चनों में, यहाँ से तो लिख रखा मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में दिया गया है। आपके सामने चित्र हो गया। अब ये आपके सामने चित्र होगा। अब एग्जाम में चित्र कैसे बनाएंगे, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ आपको सिखाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कर देंगे, आप थोड़ा सा ऐसे करके मादा जनन तंत्र का ये भाग है इसको क्या कर देंगे, ऐसे करके यहाँ से बना देंगे इस टाइप से। ठीक, अब यहाँ से निकलने वाला ऐसे जो नली होती है उसके बारे में आप यहाँ से देखेंगे, ये हो गई आपके सामने नली। अब यहाँ से भी क्या होगा, जैसे जैसे हम बना रहे उसी तरह से आप ट्राई करते रहिए हमारे साथ यहाँ से। ठीक है, ये आपके सामने इधर हो जाएगा यहाँ से। अब इसको थोड़ा सा क्या कर देंगे, ऐसे उठा के कर देंगे इजीली, ये हो जाएगा। अब यहीं पर हमारे पास क्या होता है, ऐसे पोर्शन बना देना और यहीं पर क्या बना देना, अंडा बना देना, ये ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रहा है, ऐसे अंडा बना देना। ठीक, अब हो क्या रहा है, इसको ऐसे करके इसको ऐसे कर देना, यहाँ से हो जाएगा और ये इजली ऐसे हो जाए, इसको बच्चेदानी जिसको नॉर्मल भाषा में यूट्रस बोलते हैं। ठीक, ऐसे बना देंगे। इसको क्या बोलते हैं, आपके सामने अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके सामने, अंडाशय। ये जो डक्ट डार जा रही है, अंडा लेकर जाती है, इसलिए इसका नाम होता है अंडवाहिनी होता है। क्या होता है आपके सामने, अंडवाहिनी होता है। ठीक, अब ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रस, जिसको गर्भाशय नॉर्मल भाषा में बोला जाता है। गर्भाशय यानी बच्चेदानी जिसको बोलते हैं। अब आगे चल के ये तुम्हारे पास आगे की तरफ मूव करेंगे ना तो इसको क्या बोला जाता है, वल्वा यानी बाहर वाला भाग तुम्हारे पास वेजाइना होता है। क्या होता है, वेजाइना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, योनि बोला जाता है। यही सेम डायग्राम आपके सामने यहाँ दिया गया। देखिए सबसे पहले बोलेंगे जो गोल नुमा संरचना इसको क्या बोलते हैं, अंडा बोलते हैं। ठीक, अंडा जो लेकर जाती है इसको क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी बोलते हैं। ठीक, या अंड क्या को ट्यूब लिख सकते हो। अब ये जो तुम्हारे पास फिंगर लाइक अपरियन दे रहा है इसका नाम फैम्ब्रिया होता है। ठीक है, फिम्बरी ये क्या कर देती, अंडा जो निकलता है उसको पकड़ने का काम करती है। ये आगे की तरफ जाती है नली, और ये वाला जो तुम्हारे पास हिस्सा इसको गर्भाशय यानी नॉर्मल भाषा हम बच्चेदानी इसको बोलते हैं। अब इसमें पतली पतली कईयों सारी लेयर होती है, उस एक में लेयर क्या नाम होता है आपके सामने, इंडोमेट्रियम नाम होता। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में होता है यानी मासिक धर्म होता है जिसको हम पीरियड बोलते हैं, तो यही लाइनिंग क्या हो जाती है, कट कट के उनकी सामने क्या हो जाती है, बाहर निकलती है और एक अंडा निकलता है। ये
अब यहाँ से देखेंगे इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, यानी योनि बोलते हैं, जिसको वेजाइना बोलते हैं। इसके जब बाहर वाला भाग को क्या बोलते हैं, यानी भगोष्ठ बोला जाता है। तो ये आपके सामने प्यारा सा डायग्राम रहा। अब देखो सबसे पहले अंडा, तो अंडा कितना, एक अंडा दो अंडा, ये हो जाएगा। अब इसे अंडा के बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे कि फीमेल में दो अंडाशय पाए जाते हैं जो अंडा निकालने का काम करते हैं। ये निकाल दिया आपके सामने यहाँ से। अब ये जो नली जा रही है उसको अंडवाहिनी बोलते हैं। देखिए अंडवाहिनी, एक नली इधर एक नली इधर होगा, अंडवाहिनी नली हो जाएगी। अब आगे की तरफ ये जो, ठीक है, ये आपके सामने ये वाला स्ट्रक्चर जो खाली जगह उसको क्या बोलते हैं, गर्भाशय यानी यूट्रस बोला जाता है। ये आगे चल के क्या हो जाता है, इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, योनि बोलते हैं, और क्या भागोष्ठ जिसे वल्वा बोला जाता है। तो ये आपके सामने हो गया है यहाँ, और ये डायग्राम हो गया ये। अब इन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला हेडिंग आप देखिए, हम क्या बोले थे ना, डायग्राम बना दीजिए, टीचर को दिखा दीजिए। अब बताओ, ये देखेगा टीचर, ये हेडिंग डाल देगा, बस जान जाएगा कि बच्चा को आता है। अब इसी को हेडिंग डाल के थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ से। तो इसमें पहला पॉइंट तुम्हारे पास क्या लिख रखा, गर्भाशय, सॉरी अंडाशय। अंडाशय क्या होता है, अब इनके बारे में सुनिए। अंडाशय अंडाकार संरचना उदर गुहा के निचले भाग दोनों सिरे पर होती है। मतलब अभी बोले थे तुम्हारे पास क्या देखा जाए, इधर और इधर दोनों सिरे पर होती है, ये बोल दिया गया। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, अंडाशय में अंडे बनते हैं, मतलब इसी के अंदर क्या हो जाता है गुरुदेव, अंडा बनने का निर्माण होता है। याद रखना, अंडाशय में यानी क्या बनता है, अंडा बनता है। तो ये लिख रखा, अंडाशय में अंडे बनते हैं। एस्ट्रोजन तथा प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन अंड के बनाने में सहायक होते हैं। मतलब अंडा को बनाने में दो हार्मोन काम करते हैं। पहला आपके सामने ईस्ट्रोजन, दूसरा आपके सामने क्या हो जाता है, प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन, जो अंडा के बनाने में क्या कर देता, सहायता करता है। ठीक, अब जो एक अंडा निकलता एक सूत्री होता, अंडा एक सूत्री होगा, मान लेते यक्ष है। अब फीमेल से चाहे यक्ष आए चाहे वाई, ये दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, आपके सामने डिप्लॉयड हो जाते हैं। तो ये बोला गया अंडा तुम्हारे पास क्या होते हैं गुरुदेव, हाप्लॉयड सेल होते हैं, यानी एक सूत्री होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जनन कोशिकाएं अंडे का निर्माण करती है। मतलब जो तुम्हारे पास अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यानी अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बनता है गुरुदेव, अंडा बनने की मेन तैयारी होती है। ठीक, तो ये आपके सामने प्यारा सारा किसके बारे में, अंडा के बारे में। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं आपके सामने, ये हो गया आपके सामने अंडाशय। अब हम आगे चलते हैं, क्या लिख रखा है, अंडवाहिनी, जो नली नुमा संरचना थी उसको अंडवाहिनी या फॉलोपियन ट्यूब बोला जाता है। यह रचना, ठीक है, इसको भाई यहाँ पर कहाँ जा रहा है भाई, इसको यहाँ खड़ा कर ले। ठीक है, यह रचना में नलिका समान होती, मतलब यह रचना क्या होती है, नलिका के समान। देखो नली नुमा संरचना होती है, देखिए ये नली नुमा जो संरचना होती है इसी को अंडवाहिनी कहते हैं। ठीक है, ठीक, इसका एक सिरा अंडाशय से तथा दूसरा सिरा गर्भाशय से जुड़ा रहता है। मतलब एक सिरा देखा जाए तो अंडाशय से और दूसरा सिरा गर्भाशय से जुड़ा रहता है। अंडाशय की तरफ, ठीक है, अंडाशय की तरफ अंगुली नुमा संरचना होती है जिसको फिम्बरी बोलते हैं। बोले क्या, तो अंडाशय के यहाँ पर वाले रीजन पे देखा जाए तो अंगुली नुमा संरचना होती है, इसको संरचना को क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोला जाता है। ठीक, निषेचन के बाद, निषेचन की क्रिया अंडाशय में ही होती है। कहने का मतलब तुम्हारे पास जो निषेचन की क्रिया होती, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती यहाँ अंडाशय में ही होती है। कहाँ पर होती है गुरुदेव, अंडाशय में ही होती है। ठीक है, तो इसको एक पॉइंट आप यहाँ से इसको भी याद रख लेना, अंडाशय, ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है, अंडाशय की क्रिया कहाँ पर होती। तो याद रखना अंडाशय की क्रिया कहाँ पर होती, इस डक्ट में, इस नली में, जिसे फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं या अंडवाहिनी बोलते हैं। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट में पॉइंट लिख रखा आपके सामने गर्भाशय के बारे में। अब गर्भाशय क्या होता है, जो बोले थे तुम्हारे पास ये वाली संरचना होती है, खाली जो जगह होती है इसी को गर्भाशय, जिसे नॉर्मल भाषा में बच्चेदानी बोलते हैं। गर्भाशय मूत्राशय तथा मलाशय के बीच स्थित एक मांसल संरचना होती है, मसल नुमा संरचना होती है। ठीक,
अंडाशय इनके दोनों ओर भागों में क्या होती है, खुलती है। मतलब देखिए अंडाशय जो होती है अंडवाहिनी के द्वारा इधर आके यहाँ पर ओपन होगी, ये आके इधर आप ओपन होगी, तो यह खुलती काम यहाँ हो जाती है। ठीक, यही आपके सामने संरचना आपको बनाना है। फिर क्या लिख रखा, गर्भाशय का मुख्य कार्य निषेचन अंड को परिवर्धन काल तक, परिवर्धन मतलब जब तक बेबी डेवलप होगा, बच्चा डेवलप होगा, गर्भ विकसित होकर शिशु के रूप में जन्म न लेने ले आश्रय तथा भोजन प्रदान करता। मतलब ये बच्चेदानी का ये वाला पोर्शन, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पर आके बेबी 9 मंथ तक, कितना, 9 महीने तक डेवलप होता है। जब अच्छे से डेवलप हो जाता है तो वेजाइना के थ्रू उसको क्या कर दिया जाता है, हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसको आश्रय देने की, जगह देने की प्रक्रिया कहाँ होती है, गर्भाशय के अंतर्गत होती है। वही लिखा, जन्म ले तो आश्रय तथा भोजन प्रदान करती है, जिसको क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। इसका सबसे बाहरी हिस्सा जो ये वाला जो जगह होती है इसको क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। तो क्या लिख रखा है, यह मादा का बाह्य जननांग होता है। मतलब मादा जो होती फीमेल होती है उसके बाहरी वाला हिस्सा ये जननांग होता है, जो एक लचीला मांसपेशी से मिलकर बना होता। लचीला क्यों होता, क्योंकि बताओ बेबी क्या होगा, इसी रास्ते वो जन्म लेगा, इसी रास्ते क्या हो जाएगा, आपके सामने जन्म लेगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास बेबी जब बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है, बाहर की तरफ निकलेगा तो इसमें चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जो क्या कर देता है, बेबी को बाहर निकालने में मदद करता है। तो वही बोला गया है, यह मादा का बाह्य जननांग होता है, यह एक लचीला मांसपेशियों से मिलकर बना होता है। ठीक, अब क्या लिखा, योनि के द्वारा शुक्राणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है। मतलब जो एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जब आदमी मेल और फीमेल सेक्स इंटरकोर्स करते हैं, सेक्स करते हैं, तो स्पर्म इन्हीं के द्वारा क्या कर देता है, मूव करके कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। जो पहले अंडे को फर्टिलाइज करेगा तब जाके बच्चा डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज और बता देते हैं, यदि एक मेल है, याद रखना, एक मेल है, यदि एक बार इंटरकोर्स, यानी इंटरकोर्स मतलब सेक्स करता है तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते। कितना, अब सोच सकते हो तुम पैदा होने से पहले कितने लोगों से रेस कर चुके हो। 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलता एक बार यदि मेल इंटरकोर्स करता है तो। अब इसमें से जो पहले जाके अंडे को फर्टिलाइज करेगा, पहला स्पर्म, यानी इतने स्पर्म तुम्हारे पास निकलते हैं, पहला स्पर्म जाके इसको जब फर्टिलाइज करेगा तब हम और आप पैदा हुए हैं। अब सोच सकते हो पैदा होने से पहले इतने लोगों से हमने क्या कर दिया, कंपटीशन कर चुके हैं। तो अपने आप को पहचानिए कि किस पर्पज के लिए पृथ्वी पर आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने था यहाँ से। और क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता, मानसिक धर्म क्या होता है, यानी फीमेल में मानसिक धर्म क्या होता है, जिसको नॉर्मल भाषा में हम पीरियड्स बोलते हैं। अब इनकी कहानियां सुनिए, देखिए ये क्या होता है। अब देखो होता क्या है नॉर्मल, तो 3 चीज पॉइंट याद रखना। मेल यानी फीमेल में देखा जाए तो 1 से लेके 28 तक, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, ये 9 हो गया है भैया, 5 6 7 लिखे हुआ हो, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, और यहाँ से 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 एंड सो ऑन, हम 28 तक पहुँचा देते। होता क्या है, फीमेल में देखा जाए तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। कितना दिन की, 28 दिन की होती है। जो उनमें फीमेल में तुम्हारे पास अंडा जब डेवलप होता, पूरा मेच्योर डेवलप हो जाता, वो कितने दिन पर होता है, 14 दिन। इसके बाद वो बाहर निकलना शुरू होता है। ठीक, याद रखना मेंस्ट्रुअल साइकिल जब कोई भी गर्ल्स यानी कोई भी लड़की, ठीक है, जब यंग होती है तब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें शुरू होता है, याद रखना मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड जब उसमें शुरू होता तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, आपके सामने मीनार्ची बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मीनार्ची बोला जाता है। यानी जब फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड शुरू होती तो उसे मीनार्ची बोला जाता है। ये देखा जाए तो 12 से लेकर 14 साल के बाद ही आना शुरू होता है। अब याद रखना ये वेरी कर सकता, क्योंकि हमारा वातावरण का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो ये एज कम होती है। ठीक, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब तुम्हारे पास बंद होती है, अब बंद होती तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, आपके सामने मीनोपॉज बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मीनोपॉज। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब बंद होती है, अब यहाँ पर फीमेल बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो वो 50 से लेके 55 साल के बाद ही होता
है। ठीक, अब यही कहानी क्या कर दिया, यहाँ पर लिखा गया, तो क्या लिख रखा, मानसिक चक्र स्त्रियों में यौना अवस्था यानी 11 से लेकर 14 वर्ष की आयु में होती है। देखो बोला गया ना यहाँ पर, मानसिक चक्र फॉलिकल तथा अंडे के उत्सर्जन का एक मानसिक चक्र होता है। मतलब एक फीमेल के अंतर्गत अंडा बनता, किसके अंतर्गत, अंडाशय के अंदर बनता है, वहां से मानसिक चक्र के जरिए यानी मेस्टुअल साइकिल यानी पीरियड के जरिए क्या होता है, एक अंडा निकलता। जब वो निकलता उसी चक्र को ही मानसिक चक्र बोला जाता है। इसके द्वारा अंडों का उत्सर्जन होता है, क्या कर देता है, एक अंडा निकलता तथा महिला द्वारा गर्भधारण किया जाता है। और मानसिक चक्र कितने दिन का होता है, टोटल 28 दिन का होता है। याद रखना ये एक नेचुरल प्रोसेस है, यदि न हो तो कोई भी, ये जो यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल न हो तब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, मतलब वो प्रेगनेंसी धारण नहीं कर सकती, यानी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। ये सब आपके सामने नेचुरल प्रोसेस होता है, तो ये लिख दिए। अब याद रखना यहाँ पर मानसिक धर्म की पहली शुरुआत को क्या बोलते हैं, आपके सामने अभी बोले थे मीनो, ठीक है, या सॉरी मीनारची बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यदि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड शुरू होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मीनार्ची कहते हैं। ठीक, तथा मानसिक चक्र की अंतिम मतलब जब बंद होती है तो उसको क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं। अब यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में कब शुरू होता है, 11 से लेकर 14 साल के बाद ही शुरू होता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब बंद होती है 50 से लेकर 55 साल तो उसको मीनोपॉज बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके सामने, एमसीक्यू में कहेगा मानसिक चक्र जब शुरू होता है उसको मीनार्ची, मानसिक चक्र जब बंद होता है उसको क्या बोलते हैं, आपके सामने मीनोपॉज बोलते हैं। तो ये आपके सामने मानसिक धर्म के बारे में था इंट्रोडक्शन। 2 नंबर का ये क्वेश्चन 2025 में सेट नंबर 6 या 7 में पूछा गया था। ठीक, तो इसको क्या कर देना, एक्सप्लेन कर देना है यहाँ से। अब आते हैं जनन स्वास्थ्य, मतलब हम अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखें कभी कभी बहुत सारे तुम्हारे पास उत्पाद और उपभोक्ता, हाँ भाई उसको भी बता दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चलो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, इसको जरूर बताया जाएगा। यानी उत्पाद बोले हैं, उत्पाद बोल दिए, और प्लस में तुम्हारे पास उत्पाद और प्लस में उपभोक्ता, ये आपके सामने ट्रॉफिक लेवल होता है, एक से दूसरा तीसरा उसको बता देंगे भाई। ठीक है, यानी चांदनी सिंह इन्होंने बताया तो इसको जरूर बताया जाएगा। देखिए यहाँ पर जितने भी आप बोलेंगे हम यहाँ साइड में देखिए लिखते चले जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल कमेंट लिख देंगे उसको जरूर कंसीडर किया जाएगा। आप पूरा वीडियो आप कभी भी देखना है, ठीक है, पर प्लीज जरूर देखिएगा। देखिए जनन स्वास्थ्य क्या होता है, कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी बीमारी है, जैसे एड्स का नाम सुने होंगे, ठीक है, गुनोरिया का नाम सुनेंगे, ये सारी चीजें। अब इतना चीज मान लेते जनन स्वास्थ्य आएगा तो आपको इतना चीज लिखना पड़ेगा। जनन स्वास्थ्य क्या होता है, जनन के सभी पहलुओं सहित शारीरिक, भावनात्मक तथा व्यवहारात्मक एवं सामाजिक रूप से संपूर्ण स्वस्थता को जनन स्वास्थ्य कहते हैं। यदि कोई फीमेल है या मेल है, अब उनको स्वस्थ रहना है, ठीक है, स्वस्थ रहना तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारा काम करना पड़ेगा। उनका शारीरिक रूप स्वस्थ होना चाहिए, भावनात्मक मतलब भावना क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ से यानी बोलेगा डायग्राम करवा दीजिए। एक डायग्राम तो भाई करवा दिए, मानसिक वो जो मादा जनन तंत्र का हमने डायग्राम देखिए यहाँ पर बना दिया है, संतोष जी उसको बना दिया। अब एक एक करके जो आएगा उसको हम करते चले जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, मतलब कोई फीमेल हो या मेल हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, भावनात्मक रूप से सही होना चाहिए, भावनात्मक मतलब उनकी भावना सही होनी चाहिए, व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, समाज में बैठने योग्य, यदि संपूर्ण स्वस्थ रहेगा तो उसको जनन स्वस्थ बोला जाएगा। ठीक, अब इसके अंतर्गत तुम्हारे पास यौन संक्रमण होने वाली कुछ बीमारियों का नाम दिया गया, जैसे आप नाम सुने होंगे एड्स। एड्स किससे होता है, ये एचआईवी के कारण से होता है। एड्स का फुल फॉर्म एक नंबर में कभी कभी पूछ दिया जाता है। ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी, एस से सिंड्रोम होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता, दोबारा बताते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। अब आते हैं एचआईवी। एचआईवी यानी एड्स किससे होता है, आपके सामने एचआईवी के कारण से होता है, जिसका फुल नाम क्या होता है, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ठीक, अब यानी सेक्स संबंधी एक और बीमारी, तो इसको नाम गुनोरिया बोला जाता है। ठीक है, ये किसके होता है, गुनोरिया देखा जाए तो उनके फीमेल वाले या मेल वाले रीजन पे देखा जाए जो पार्ट है
उस पर बहुत सारे ईचिंग यानी खजली टाइप में होगी, दाना दाना हो जाएगा और लाल पूरा हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास किसके नाम किसके कारण से होता है? नेसेरिया गुनोरिया। ये तुम्हारे पास जो बीमारी काजेज करता उसका नाम है नेसेरिया गुनोरिया, ये गुनोरिया काजेज करता। सिफिलिस क्या कर देता है? ये टिप्नोमा पैलेडियम से होता है, ठीक है। हाँ भाई, एक दो पेपर करा दिया गया मैथ का, ठीक है। टिप्नोमा पैलेडियम होता, इसके कारण से भी क्या होता? सिफिलिस होता। सिफिलिस देखा जाए तो फीमेल में ईचिंग टाइप में होती है, उसको बोला जाता है आपके सामने सिफिलिस। तो ये आपके सामने ज्वलन स्वास्थ्य के बारे में था यहाँ से, ठीक। एक क्वेश्चन बहुत फेमस है भाई, परिवार नियोजन की विविधता 2025 में तीसरा सेट और चौथा सेट देखना, इससे क्वेश्चन 6 नंबर 3 नंबर का आया हुआ। तो यहाँ पर हम क्या बताते हैं, लिख रखा परिवार नियोजन की विधि, मतलब परिवार का रोकथाम तुम कैसे कर सकते हो। देखिए बट डेवलप लोग जो रहते हैं, आप पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन है, तो आप फैमिली प्लानिंग करेंगे। फैमिली प्लानिंग को ही क्या बोला जाता है? परिवार नियोजन। प्लानिंग करेंगे कि मतलब आज शादी कर लिए, 1-2 साल के बाद हम एक बच्चा पैदा करेंगे। कितना बच्चा? एक बच्चा पैदा करेंगे। अब वो बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, 1-2 साल 3 साल का हो जाएगा, फिर दूसरा बच्चा हम प्लानिंग करेंगे। उसी को क्या बोलते हैं? फैमिली प्लानिंग बोलते हैं, ठीक। अब इनको क्या कर देना है? करने के लिए कईयों विधि होती है। एक तुम्हारे पास क्या लिखा? फैमिली प्लान यानी प्लानिंग की कईयों विधि होती है। पहला लिख रखा अस्थाई विधि। अस्थाई विधि मतलब इसको जब जरूरत है तो यूज करिए, नहीं तो हटा दीजिए। एक अस्थाई विधि जिसे परमानेंट विधि होता है, ये एक बार करा लिए तो ये दोबारा सोचो वापस हो जाते, ये पॉसिबल ना के बराबर है। अब जिंदगी में भैया कोई पॉसिबल इम्पॉसिबल है ही नहीं। अस्थाई विधि मतलब जैसे निरोध, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल दोनों का कंडोम आता है, ठीक है। तो मोस्टली मेल ही प्रयोग करते हैं, तो हम क्या करेंगे? यदि कंडोम का प्रयोग करेंगे तो हम फैमिली प्लानिंग यानी सेक्स से होने वाली बीमारियों से भी बच सकते हैं। और प्लस में तुम्हारे पास जो अनवांटेड, तुम नहीं चाह रहे हो कि बच्चा पैदा हो, तो इसका प्रयोग कर सकते हो, ठीक। तो निरोध का प्रयोग करते हैं मोस्टली लोग, ठीक है। यानी कंडोम, जिसको नॉर्मल कंडोम क्या होता है? एक लैटेक्स सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं? फैमिली प्लानिंग में करते हैं, यानी जनन को रोकने के लिए करते हैं। दूसरा लूप या कापर टी। लूप या कापर टी ये देखा जाए होता क्या है? लूप या कापर टी, ये आपके सामने फीमेल है। फीमेल का ये क्या कर देता? कापर टी इस टाइप से रहता है, ठीक है, इस टाइप से रहता है। इसको यहाँ पर ऐसे देखिए रहता है, इसमें खींचने वाला रहता है। ये क्या कर देते हैं? इसको पहले खींचेंगे ना, तो इसी के अंदर फीमेल के अंदर डाल देंगे, यानी वेजाइना के अंदर डाल देंगे। इसको जब यहाँ से धागा छोड़ेंगे तो ये क्या कर देगा? ऐसे यहाँ पर ऐसे ले लेगा, ठीक है। इसे रेड पेन से बनाया जाए तो आपको विजिबल होगा। देखिए ये वाला जो तुम्हारे पास बना रहे इस टाइप से ही होगा, और क्या कर देगा? इसको पूरी तरह से बाइंड कर देगा। अब बाइंड करेगा तो यहां से स्पर्म जाएगा तो इसे जाने ही नहीं देगा, तो बेबी गर्भधारण नहीं कर सकती। इसको कापर टी बोला जाता है, ये सब महंगा आता है, ठीक। लूप या कापर टी। दूसरा गर्म निरोधक गोलियां भी आती है, जैसे फीमेल न चाहें कि हमको बच्चा रखना है तो बहुत सारी गर्म निरोधक गोलियां आती हैं। पहला आपके सामने सुने होंगे माला डी के बारे में, पल्स के बारे में, सहेली के बारे में, ये सब जो सुने होंगे तो ये सारा मार्केट में उपलब्ध होता है, ठीक। तो ये क्या होता है? आपको बिना डॉक्टर के सलाह से नहीं मिल सकता है, ठीक है। दूसरा गर्म निरोधक सुइयां, मतलब कोई फीमेल चाहे कि मतलब जैसे मेल बहुत सारे होते हैं कंडोम का यूज थोड़ा सा ऑड्स टाइप में समझते हैं, तो फीमेल क्या कर देती है? गर्म निरोधक सुइयां लगवा लेती हैं, जिससे जो इस्ट्रोजन तथा प्रोगेस्टान लेवल है, ठीक है, इस्ट्रोजन तथा प्रोगेस्टान लेवल है, और बहुत सारी सुइयां आती हैं, टैबलेट भी आता है, उसको ये क्या कर देता? अंडा ही नहीं बनने देगा। बताओ, अंडा जब नहीं बनने देगा तो गर्भधारण नहीं होगा। दूसरा गर्भ समापन, मतलब बेबी मान लेते हैं पेट में 1-2 महीने का हो जाए तो उसमें क्या अबॉर्शन फीमेल करवा सकती है। बहुत सारा दवाइयाँ आती हैं, डॉक्टर क्या कर देते हैं? उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये अस्थाई विधि हो जाएगी। अस्थाई विधि में तुम्हारे पास क्या कर देते हैं? देखिए एक होता नसबंदी। नसबंदी में पुरुष में क्या होता है? ये पुरुषों में होता है, याद रखना। नसबंदी जैसे मान लेते हैं ये आपके सामने क्या होगा? ये टेस्टिस हो गया, जिसे वृषण बोलते हैं। इनके अंदर स्पर्म बनता है, और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होता है? ऐसे आपका पेनिस वाला रीजन, यूरेथ्रा हो गया आपके सामने। यहाँ से ये नली जाती है जो स्पर्म लेकर जाती है, ये नली स्पर्म लेकर जाती है, यहाँ पर अपना काम होता है, ऐसे होता है ना, ठीक। इस नली को काट के, यहाँ पर देखो, इस नली को काट के टाइटली बंद कर दिया जाता है, और ये इसी को नसबंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नसबंदी बोलते हैं। ये याद रखना किस में होता? पुरुषों में होता है। अब ये आपके सामने
नलबंदी, नलबंदी मतलब जो अंडा से निकलने वाला अंडवाहिनी, इसी को काट करके टाइटली बाइंड कर दिया जाता है। अब ये बाइंड करके बताओ अंडा बाहर निकलेगा नहीं, स्पर्म भी नहीं आ पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इससे भी बच्चा पैदा नहीं होगा। ये परमानेंट मेथड है, एक बार करा लिए तो पूरी जिंदगी समापन हो जाएगा, बच्चा पैदा नहीं कर सकते। अब फैमिली प्लानिंग क्यों करते हैं, तो इसमें कईयों समस्या देखा। पहला लिखा रहा खाद्य समस्या, यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने की प्रॉब्लम होगी। अब बताओ बड़ा परिवार रहेगा तो हमको भोजन का ज़्यादा ज़्यादा इकट्ठा करना पड़ेगा, जब भोजन ज़्यादा इकट्ठा करना पड़ेगा तो हमको दिक्कत होगी, ठीक। तो ये सारी हो सकती है दिक्कत यहाँ से, ठीक। दूसरा शिक्षा व्यवस्था, अब बताओ महंगाई देखा जाए तो इतना बढ़ चुकी है, हर एक व्यक्ति को अच्छी शिक्षा लाने के लिए अच्छा अच्छा पैसा होना चाहिए। अब बताओ हम दो हमारे दो हो जाएंगे, ठीक है, हम दो हमारे दो, यदि हम रहेंगे दो और हमारे भी दो रहेंगे तो उनको, जैसे दो लड़के, एक लड़का एक लड़की, मान लेते लड़की लड़की रहे या लड़का लड़का रहे, ठीक। तो इसमें होता क्या है, हम अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, हमको प्रॉपर भोजन वगैरह सारा प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये हो गया रोजगार समस्या, ठीक है, यदि ज़्यादा लोग रहेंगे तो रोजगार में समस्या होगी। आवास में भी यानी व्यवस्था, अब देखा जाए तो पहले देखेंगे आपके गाँव के बगल में बहुत सारी बागियाँ हो रही, बट जनसंख्या बढ़ने के कारण से लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों काट रहे हैं और आवास में समस्या, वनों की कटाई कर रहे हैं, यातायात में तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, थोड़ा सा समस्या होगी। तो यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो ये हो जाएगा। अब जनसंख्या बढ़ने से कम करने के लिए आपको ये विधि अपनानी पड़ेगी, ठीक। तो ये आपके सामने के बारे में। अब यहीं से क्या कर दिया जाता है, एक क्वेश्चन और हमसे पूछ लिया जाता है कभी कभी शुक्राणु के बारे में। अब ये शुक्राणु क्या होता है, जिसको स्पर्म बोला जाता है। अब ये देखा जाए तो अभी हम जो बोले हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो ये टेस्टिस होगा, टेस्ट से निकलने वाला जो पदार्थ रहता है क्या कहलाता है, स्पर्म कहलाता है। तो लिख रखा है शुक्राणु नर जननांग का हिस्सा होता है, यानी नर से निकलने वाला एक हिस्सा को हम शुक्राणु बोलते हैं। शुक्राणु वृषण में बनता है, मतलब शुक्राणु पुरुष के ये वृषण में बनता है, कहाँ पर, इस वाले, जिसको ये बाहर की तरफ लटका हुआ पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, टेस्टिस यानी वृषण बोला जाता है, ठीक है। शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के सामान्य ताप, मतलब शुक्राणु का निर्माण होता है। अब तुम सोचो कभी हमारा टेस्टिस बाहर की तरफ क्यों होता है, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी टेम्परेचर 36 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और याद रखना स्पर्म बनने के लिए यानी शुक्राणु बनने के लिए हमारे शरीर से कम 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। इसीलिए हमारे ये जो विसरण होते हैं इसको हमारे शरीर से बाहर रखा जाता है एक पाउच में, उस पाउच को स्क्रोटम बोलते हैं। तो ये लिख रखा है 36 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस से 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस कम ताप की आवश्यकता होती है, तभी शुक्राणु बन पाएगा। अब इसके लिए बहुत सारे तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं बाबू, हार्मोन चाहिए। शुक्राणु निर्माण में गोनोडोट्रोपिन हार्मोन चाहिए, दूसरा एफएस यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन चाहिए, एलएच यानी ल्यूटेनाइन हार्मोन चाहिए, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रमुख भूमिका निभाते हैं, तब जाके आपके सामने स्पर्म बनता है। ये इसका था इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। अब यहाँ से उसकी संरचना हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए, तो स्पर्म की संरचना तुम्हारे पास इस टाइप से होती है। इसके हेड वाले रीजन पे एक्रोसोम, इसमें बहुत सारे एंजाइम रहते हैं जो अंडे की ऊपरी खोल को गलाने का काम करते हैं ये। अब इसके बीच में केंद्रक रहता है, सारा जेनेटिक मटेरियल हमारे पास इसी केंद्रक में होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, केंद्रक ले जाता है। अब केंद्रक के जस्ट पीछे इस वाले हिस्से देखेंगे तुम्हारे पास क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि स्पर्म को बहुत तेजी से मूव करना है, तो मूव कराने के लिए क्या चाहिए आपके सामने, यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए जो एनर्जी आप देता है, क्योंकि मूव करेगा तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया बैठा हुआ है। अब पूंछ नीचे दिया गया, जो ऐसे 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 मारेगा तो स्पर्म बहुत तेजी से भागेगा। ये इसके पार्ट यहाँ दे रखा है, क्रोमोसोम, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया मध्य भाग में होता, पूंछ सबसे तुम्हारे पास पिछले भाग में होता है, ठीक है, पिछले भाग में होता। अब इन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहाँ। अब देखिए क्या क्या लिख रखा है, हेड में एक लंबा सा हैप्लॉइड न्यूक्लियस उपस्थित होता, मतलब इनके हेड वाले रीजन पे यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक। फिर क्या लिख रखा, अग्र, ठीक है, इसके अग्र भाग पर टोपीनुमा संरचना उपस्थित होती है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं, यानी टोपीनुमा ऊपर जो संरचना दिखाए थे ना उसी को एक्रोसोम कहते हैं।
एक्रोसोम में एंजाइम भरे होते हैं, देखो बोले थे ना एंजाइम भरे होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के समय एक सेल की मेम्ब्रेन को खोलकर निषेचन में मदद करते हैं। कहने का मतलब जैसे यहाँ से मान लेते हैं ये स्पर्म बना है, ठीक है, ये आपके सामने ऐसे मान लेते हैं स्पर्म बना है और ये आपके सामने अंडा, तो अंडे के ऊपर खोल होता है, तो खोल को गलाने के लिए ये एंजाइम क्या होती है, बहुत जरूरी होती है। ये एंजाइम ऊपर की खोल को डाले हटाएगी, अब ये हटाएगी तो ये वाला ये जो केंद्रक है इसके अंदर घुस जाएगा और क्या होगा, जब तक अंडा मिल गया और प्लस में स्पर्म मिल गया, अब बेबी तुम्हारे पास क्या होगा, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का निर्माण हो चुका है। अब ये जाइगोट डेवलप करके धीरे से 2 सेल से 4 सेल, 4 से 8, 16 ऐसे तुम्हारे पास 8 8 64 ऐसे बनते हुए चले जाएंगे। तो वही लिख रखा, एक सेल के मेम्ब्रेन को घोलकर निषेचन में कौन मदद करता है, आपके सामने हमारे सेल के अंदर एक्रोसोम लगा होता है। तीसरा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, 1 2 3 एक्रोसोम वाला, चलिए कोई टेंशन नहीं, इसको हम बताते हैं एकदम अच्छे तरीके से, दोबारा सुनिए। कहने का मतलब क्या होता है, इसको सुनिए, देखिए अभी ये कहानी सुनिए। ये आपके सामने क्या दे रखा, आपके सामने ये पोर्शन दे रखा आपके सामने, ठीक है, नहीं सर है ऊपर वाला ये, चलो इसी को अभी पहले ये कहानी सुन लो तो फिर ये पढ़ना। कहने का मतलब हेड में एक तुम्हारे पास हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, यानी ये वाला सिरा तुम्हारे पास सिर वाला हेड वाला हो गया, ठीक। इसमें जब एक चीज पाया जाए, क्योंकि स्पर्म मतलब मेल ही का पार्ट है, तो स्पर्म मतलब मेल वाला पार्ट है, अब एक ही है तो उसको नाम दिया जाता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस बोला जाता है। हैप्लॉइड मतलब एक होता है। इसके टोपी वाले संरचना पे तुम्हारे पास एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम में एंजाइम होता है, जैसे आप हमारे पेट में एंजाइम होता है जो खाने का डाइजेशन करता है, उसी तरह से हमारे हेड वाले रीजन पे एक्रोसोम होता है जो किसका डाइजेशन करता है, ऊपर जो हमारे एग की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको डाइजेशन कर आराम से घुस जाएगा। अब अंडे के अंदर जब घुस जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक। अब ये यदि समझ में आएगा तो उसी को यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए इसको देखते रहिए और यहाँ पढ़िए। हेड में एक लंबा न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस होता है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस मतलब चाहे यक्स हो सकता है चाहे वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वही न्यूक्लियस तुम समझिए, ठीक। इसके अग्रभाग पर टोपी नुमा संरचना उपस्थित होता है जिसे एक्रोसोम बोलते हैं। इसके हेड पे तुम्हारे पास टोपी नुमा संरचना होती है जिसको क्या नाम दिया जाता है, एक्रोसोम बोला जाता है, ठीक। अब एक्रोसोम में एंजाइम भरे होते हैं, जैसे हमारे शरीर के अंदर पेट में एंजाइम भरे होते हैं जो खाने का डाइजेशन करते हैं, उस तरह से एक्रोसोम में एंजाइम भरे होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के समय एक सेल में मेम्ब्रेन को घोलकर निषेचन में मदद करते हैं। अभी बोले हैं तुम्हारे पास क्या होगा, देखा, अब तुम यहीं पर समझो, ठीक है। हम क्या कर देते हैं यहाँ पर समझाते हैं। मान लेते हैं आपके सामने अंडा है, तो अंडे के ऊपर खोल रहेगा, तो खोल को गलाने के लिए ये एंजाइम जाएंगे तो गला देंगे। अब बताओ गला देंगे तो ये खत्म हो गया यहाँ से, अब बताओ यहाँ पर गल के क्या होगा, खत्म हो गया। ध्यान से सुनिए, ये खत्म हो गया। अब यदि खत्म हो गया तो ये वाला हिस्सा इसके अंदर चला जाएगा यहाँ से। अब ये क्या हो गया तुम्हारे पास, अब अंडा और स्पर्म जब मिल गया तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, आपके सामने पड़े होंगे निषेचन। अब निषेचन से आगे चल के क्या बनता है, जाइगोट, यानी बेबी का जो पहला स्टेज होता है उससे जाइगोट बोलते हैं। मतलब मेल और फीमेल जब मिलते हैं तो उनके निषेचन के दौरान क्या बनता है, जाइगोट, यानी 2 सेल बन चुका है। अब वही बोला गया आपके सामने यहाँ से। आशा करते हैं आप अच्छे से समझे होंगे इस चीज को, ठीक। अब देखिए मध्य भाग में माइटोकांड्रिया उपस्थित होता है जो गति के दौरान ऊर्जा प्रदान करता है। मान लेते हैं आप नॉर्मल बैठे हुए हैं तो आपको ज्यादा ऊर्जा की रिक्वायरमेंट नहीं है, भागना शुरू कर देंगे तो ऊर्जा की अधिक से अधिक रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो बहुत तेज भागेंगे तो ऊर्जा के दौरान यही देता है, ठीक है। पूंछ शुक्राणु को गति प्रदान करता है, क्योंकि जितना तेज ऐसे 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 मारेगा उतना तेज हमारे पास गति होगी, तो पूंछ शुक्राणु को गति प्रदान करता है, ठीक। शुक्राणु बनने की क्रिया क्या कहलाती है, आपके सामने शुक्राणु जन कहलाती। इस पॉइंट को प्लीज याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। शुक्राणु बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं, शुक्राणु जन, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। आशा करते हैं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। अब ये यदि समझ में आ गया तो आपके बारे में थोड़ा सा हम और आगे इधर लेकर आते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा और कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये आपके सामने विखंडन वगैरह सुने होंगे, ठीक है। इसमें एक टॉपिक और सुन लीजिए मुकुलन के बारे में, ये भी रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, ठीक है। मुकुलन क्या होता है, ठीक है। मुकुलन के बारे में सुनने से पहले हम आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कुछ और अच्छी चीजें, अच्छी से अच्छी, ठीक है।
1 मिनट ब्रदर्स। ठीक है, अब यहां से आप एक बार मुकुलन रिवाइज करिए। ये मुकुलन 2 नंबर में शॉर्ट नोट पूछा जाता है। 1 मिनट ब्रदर्स। ठीक है, ठीक। तो यहाँ से आप मुकुलन के बारे में थोड़ा सा आप सुन लीजिए। यहाँ से मुकुलन क्या कहलाता है, यहाँ से आते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मुकुलन सुन लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मुकुलन आप थोड़ा सा सुन लीजिए। और ये तुम्हारे पास एक दो तीन चीज़ और है, उसके बाद हम उसी पे चलते हैं। मुकुलन क्या होता है, देखा जाए तो पढ़े होंगे रिप्रोडक्शन 3 तरह के होता है। जो रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन जिसे हिंदी में बोलते हैं, प्रजनन टोटल 3 तरह से होता है। पहला आपके सामने क्या हो जाता है, कायकी प्रजनन। कायकी मतलब जैसे तुम्हारे पास पेड़ पौधे में होता है, मतलब गुलाब का डाल तोड़ के लाए, एक नया गुलाब बना दिए, तो उसको क्या बोलते हैं, कायकी बोलते हैं। दूसरा लैंगिक जनन बोलते हैं, जिसको हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होना चाहिए। दूसरा आपके सामने क्या हो जाएगा, अलैंगिक जनन हो जाएगा। अलैंगिक जनन, मुकुलन एक असेक्सुअल प्रोसेस है। मुकुलन में मूल जीव के शरीर का एक छोटा सा हिस्सा कली के रूप में विकसित होता, मतलब अब क्या कर रहा है, एक मूल जीव ये हो गया, इसके बगल से एक कली के रूप में, देखो कली के रूप में एक नया जीव विकसित होता है। कली के रूप में विकसित होता है, जो फिर अलग होकर नए जीव का निर्माण करता, मतलब ये थोड़ा सा आगे डेवलप होगा। देखिए ये आपके सामने हाइड्रा हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाइड्रा हो गया। हाइड्रा एक जलीय जंतु है, जीव है। अब ये देखिए क्या होगा, हाइड्रा, हाइड्रा के बगल से छोटा सा बड़ निकला कली के रूप में। ठीक, ये आगे चल के थोड़ा सा बढ़ गया, डेवलप हो चुका। अब डेवलप होके क्या कर दे, आगे साइड में निकल जाएगा। जब आगे साइड में निकल जाएगा तो नया हाइड्रा बना देगा। यही जो बनाने की प्रक्रिया होती है, इसी को मुकुलन बोला जाता है। क्या बोलते हैं गुरुदेव, मुकुलन बोला जाता है। ठीक है, मुकुलन बोल दिया जाएगा यहाँ से। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, परिभाषा पढ़ते हैं। मुकुलन में मूल जीव शरीर के एक छोटा सा हिस्सा कली के रूप में विकसित हो जाता है, और जो फिर अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को ही मुकुलन कहते हैं। एग्जाम्पल में हाइड्रा और ईस्ट इसका एग्जाम्पल है यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास इसी पे एक टॉपिक आता खंडन, जिसको बोलते हैं, जिसको नॉर्मल भाषा में हम क्या बोलते हैं, आपके यहाँ से फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं आपके सामने, यहाँ से फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, यहाँ से हमको एक्सप्लेन करके दिखाना है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जैसे काई ले लेते हैं। काई को हम क्या कर देते हैं, यदि नॉर्मल काई लेंगे और उसको आप उसको टुकड़ा कर दे, एक नया काई का रूप धारण कर लेगा, उसी को खंडन बोलते हैं। तो क्या लिख रखा है, यह साधारण अकोशिकीय जीव के शरीर परिपक्व होने पर 2 या 2 से अधिक टुकड़े यानी टुकड़े टूट जाना, जिससे प्रत्येक भाग बढ़कर नए जीव का निर्माण कहलाता, खंडन कहलाता। कहने का मतलब तुम्हारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल मान ले हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक, देखो ध्यान से सुनिए, हमने क्या कर दिया, एक यहाँ पर काई का टुकड़ा दिया। ठीक, अब इसके तुम्हारे पास एक टुकड़े इधर कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ऐसे हमने क्या कर दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। अब हर एक टुकड़ा एक नए जीव का निर्माण करेगा। ये टुकड़ा क्या कर देगा, नए आपका सामने जीव बना देगा। ये टुकड़ा आप क्या हो जाएगा, नए जीव बना देगा। ये टुकड़ा हो जाएगा, नए जीव बना देगा। ये टुकड़ा आपके सामने नए जीव बना देगा। अब ये नया जीव बनता, इसी प्रक्रिया को खंडन बोलते हैं। तो ही लिख रखा, एक साधारण बहुकोशिकीय जीव के शरीर परिपक्व होने पर, मतलब मैच्योर होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाना, जिससे प्रत्येक भाग बढ़कर एक पूर्ण जीव का निर्माण करता है, कहलाता है खंडन। इसका एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा, सी एनिमोन इसका एग्जाम्पल है। ये एक्सप्लेन कर देंगे, काम हो जाएगा। चित्र जरूर बनाना, यहाँ से ये स्पाइरोगायरा का चित्र है। देखिए ABCD, ये क्या कर देता, हर एक हिस्सा एक नया जीव बना दिया है।
ये आपके सामने नया जीव बना दिया है, इसी प्रक्रिया को खंडन बोलते हैं। अब हम आते हैं पुनर्भूतन, जिसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मल भाषा में रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, जैसे कुछ भाग शरीर का है, मतलब कोई एक जीव है, उसको क्या करे तुम छोटे 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 टुकड़ों में काट दो, वो दोबारा नया अपना बना लेगा, उसी को रीजनरेशन, जिसको पुनरुभूदन बोला जाता है। क्या लिख रखे हैं, कुछ जीवों में इनके शरीर के छोटे छोटे कटे हुए हिस्से बढ़ सकते हैं और बढ़कर नए जीवों का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को पुनर्जनन बोलते हैं। पुनर्जनन मतलब पुनर्भूदन कहते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, ठीक है, खंडन का एक ही एग्जाम्पल है, ठीक है, खंडन का एक ही एग्जाम्पल नहीं। यहाँ पर देखिए स्पाइरोगाइरा, सी एनोमोन इज द सेकेंड, दो एग्जाम्पल, बट मोस्टली स्पाइरोगाइरा आपके सामने बार बार पूछा जाता है, ठीक। अब आते हैं रीजनरेशन में, ठीक है जी। रीजनरेशन में क्या बोले, कोई भी एक जीव है, पहले तुम एग्जांपल समझो, ये प्लेनेरिया है, ठीक है, प्लेनेरिया को टुकड़ा 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 कर दिया, ठीक। इसको देखिए हमने क्या कर दिया, देखो काट दिया, एक हिस्सा यहाँ, या एक हिस्सा एक नया जीव बना दिया, ये वाला हिस्सा नया जीव, ये वाला हिस्सा नया जीव। अब वही चीज बोला गया, छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, एक नया जीव बना देगा, उसी को क्या बोला जाता है, रीजनरेशन कहा जाता है। तो क्या लिख रखा, कुछ जीवों में उनके शरीर के छोटे छोटे कटे हुए हिस्से बढ़ सकते हैं और बढ़कर नए जीवों का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को पुनर्जनन कहते हैं। प्लेनेरिया और हाइड्रा इसका एग्जाम्पल है यहाँ से, ठीक। और भी कुछ दिया हुआ है, ठीक, इधर ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है। इसको एक बार, अब इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे तो काम हो जाएगा यहाँ से, ठीक। एक हमारे भाई बोले हुए हैं, ठीक है, उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, कोई भी, जैसे एक यहाँ पर पूछे हैं खंड उपभोक्ता तथा, ठीक है, उत्पाद को बताइए, उपभोक्ता तथा उत्पाद को आपको बताते हैं, ठीक है। 1 मिनट बाद ठीक है। अब यहाँ से हम एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, उपभोक्ता तथा उत्पाद। उसके बाद इस चैप्टर के हम सब क्या लेते हैं बाबू, अलविदा लेते हैं आपके सामने यहाँ से, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कईयों हैं, हम उपभोक्ता के और, ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने, क्योंकि ये कईयों बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और अभी के सामने हम जानते हैं सीजी और सीएम सेट में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आपके सामने। यहाँ से देखिए उपभोक्ता और इनके बारे में ये क्वेश्चन आपके सामने, पहले उपभोक्ता देखेंगे, ठीक, सोले उत्पाद देखेंगे, उसके बाद उपभोक्ता को हम अलग अलग, क्योंकि उपभोक्ता कईयों तरह के होते हैं, उसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक। तो आप पहले समझते हैं, देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा पोषी स्तर किसे कहते हैं, उसी के अंतर्गत उत्पाद और उपभोक्ता दोनों आते हैं, ठीक है। अब क्या लिख रखा पहले समझिए, यहाँ पर पोषी स्तर, जैसे खाना खाते हैं ना, ठीक है। अब देखिए खाना में क्या क्या होता है, ठीक है, ये अब मान लेते तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, घास हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से सुनना, घास, अब घास जो है इसी को क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अभी हम आपको रीजन भी बताते हैं। घास को खाने वाली आपके सामने क्या हो जाएगी, बकरी, तो बकरी क्या हो गई आपके सामने, उपभोक्ता हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उपभोक्ता, जिसको कंज्यूमर बोलते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता, इसको खाएगा तुम्हारे पास शेर खा लेगा, ठीक है, या कोई मानव खा लेगा, तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, सेकेंडरी उपभोक्ता हो जाएगी। अब बताओ ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर मूव कर रही है, या अब बताओ घास हो गया, घास को खाने वाला तुम्हारे पास मान लेते हैं कीट हो गया, कीट को खाने वाला मान लेते हैं गुरुदेव, हमारे पास क्या हो जाएगा, मेढक हो जाएगा, मेढक को खाने वाला गुरुदेव सांप हो जाएगा, सांप को खाने वाला तुम्हारे पास बाज हो जाएगा। तो ये बताओ ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है, इसी को ऊर्जा पोषी स्तर बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ लिखा, किसी भी आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह निचले स्तर से ऊपरी स्तर की होता है, यह विभिन्न पोषी स्तर का वितरण है। इसमें प्रथम पोषी स्तर के अंतर्गत उत्पाद आते हैं। अब
जैसे 2 नंबर में तुमसे पूछ दे उत्पाद और उपभोक्ता, तो उत्पाद के बारे में इतना लिखना, नीचे उपभोक्ता के बारे में लिख देंगे, बस काम हो जाएगा। अब प्रथम पोषी स्तर में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, उत्पाद आते हैं। उत्पाद क्या होते हैं, ऐसे पेड़ पौधे, याद रखना इसमें जीव जंतु नहीं होते, ऐसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। क्या लिख रखा है, ये वे हरे पेड़ पौधे जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। इसका उदाहरण हरे पेड़ पौधे घास और शैवाल हो जाते हैं। ठीक है, ऊर्जा का आहार श्रृंखला के लिए ऊर्जा का आधार माना जाता है। क्यों, क्योंकि दुनिया में पेड़ ही ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पूरी दुनिया इन्हीं पर, पेड़ पौधे पर ही निर्भर है। अब कहेंगे सर हम मांस मछली खाते हैं, तो बताओ मुर्गी मुर्गा क्या खाते हैं, घासीय भूस खाते हैं ना, तो वो तुम्हारे पास किसी न किसी तरह से हमारे पास इसी पर निर्भर है। ये आपके सामने उत्पाद के बारे में दिया गया है। अब यहाँ से आते हैं उपभोक्ता। इसमें द्वितीय पोषी स्तर में तुम्हारे पास प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। ठीक है, अब इसका यदि डायग्राम बनाएंगे ना, ठीक है, डायग्राम बनाएंगे तो आपको इस टाइप से डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो इस टाइप से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ऐसे देखेंगे बुक में, ये पहला आपके सामने क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, उत्पादकता। दूसरा आपके सामने क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद आपके सामने द्वितीयक उपभोक्ता होता है। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता। उसके बाद आपके सामने तृतीयक उपभोक्ता होता है, और चतुर्थी में टॉप बैठा रहता है। तो वही चीज क्या होता है, देखिए अब पोषी स्तर, ये प्रथम पोषी स्तर, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थी, ये टॉप वाला होता है। तो वही बोला गया द्वितीय पोषी स्तर पे प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। अब ही क्वेश्चन में पूछे जाएगा द्वितीय, देखो इस स्तर में जीव जंतु सीधे उत्पाद यानी पेड़ पौधे पर निर्भर होते, इन्हें शाकाहारी कहते हैं। मतलब ये जो प्रथम पोषी स्तर होते हैं इनको नॉर्मल शाकाहारी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा गुरुदेव, जैसे में गाय हो गया, हिरन हो गई, बकरी हो गई, खरगोश हो गया, टिड्डा, ये देखा जाए तो डायरेक्ट किसको खाते हैं, पेड़ पौधे को खाते हैं, तो इनको हम प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। अपघटक भी होते हैं, सही बोले, अभी हम चलते हैं अपघटक। यहाँ से देखिए सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, उसका टेंशन न लीजिए मेरे भाई। अब देखिए जो बोले अपघटक को टाप कहला हो, तो इसीलिए हम उसमें लिखे नहीं थे। ठीक है, तृतीय पोषी स्तर पे जिसको हम द्वितीयक उपभोक्ता बोलते हैं, बोले थे ना तृतीय पे, देखिए पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पे द्वितीय उपभोक्ता आता है। तो ये आप लिख रखा तृतीय पोषी स्तर पे द्वितीय उपभोक्ता आता है। इसमें क्या होता है, ये जीव ऊर्जा के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं। मतलब जैसे अभी क्या हो गया, एग्जाम्पल हम जो बताए हुए थे, इसी एग्जाम्पल को आप समझिए। कहाँ चला गया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। देखिए अब बोले तो तुम्हारे पास क्या होता है, देखो क्या बोले, प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं। अब बताओ मेढक किस पे निर्भर है, इसके अंतर्गत मेढक हो गया, ठीक है, और कीट हो गया, छोटी छोटी मछली हो गई, छोटी छोटी मछली यहाँ लिखनी चाहिए था, छोटी मछली हो गया, सांप आते हैं। मतलब ये वाले चीज इस पे निर्भर होते हैं, इसी को द्वितीय उपभोक्ता बोलते हैं। ठीक, इनकी ऊर्जा किस पे निर्भर होती है आपके सामने। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है क्या, नहीं भाई, ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लास कैसे चल रही, लाइव क्लास चलती है। ठीक है, मेढक दे रखा, छोटी मछली दे रखा, सांप वगैरह दिया गया है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, चतुर्थी उपभोक्ता यानी चतुर्थी पोषी स्तर, जिसे तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत रहते हैं। तृतीय उपभोक्ता स्तर जीवों का उच्च मांसाहारी जीव होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं गुरुदेव, मांसाहारी। ठीक है, मांसाहारी, वो भी उच्च मांसाहारी कहलाते हैं, उच्च मांसाहारी कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे शेर है, बाघ है, बाज है। शेर एक बार खाएगा तो मन से ही खाएगा, कभी भी तुम्हारे पास घास भूसा सोचो खा ले तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, ये हो गया। अब लास्ट आप पूछोगे, ठीक है, लास्ट पॉइंट में तुम्हारे पास ये अपघटक, जिसको नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स बोला जाता है। डीकम्पोजर्स ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो किसी चीज के सड़े गले पर अपघटित करके अपना भोजन वहां से सोख लेते हैं। जैसे ब्रेड फेंका हुआ, वहां पर फंजाई देखेंगे, उस पर कवक गिरता है और उसको जितनी एनर्जी होती है सब सोख लेता है। तो ये मृत जंतु वह पेड़ पौधों को अपघटित करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं, अपघटक। इसमें एग्जाम्पल जीवाणु और कवक। और
सेट नंबर सीओ या सीएम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अपघटक का एग्जाम्पल बताइए। कवक और जीवाणु, कवक वहां पर एग्जाम्पल दिया गया था, कवक यानी मशरूम के बारे में हो गया है ये। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन को क्या कर दिया यहाँ पर, स्टेप बाय स्टेप कवर अप कर लिया है। अब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो आता है आपके सामने, हम आपको बता देना चाहते हैं। देखिए डायग्राम दिखा देते हैं, उसको हम क्या कर दें, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे यहाँ से। आप छोटा सा पढ़े होंगे थोड़ा सा, ठीक है, कि इसके बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं, ठीक है। देखिए अब डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चन आता है जैव प्रक्रम यानी लाइव प्रोसेस से आता है। इसमें जैसे आपको सामने हम दिखाते हैं, देखो आपको बनाना पड़ेगा अमीबा में पोषण इस तरह से, ठीक। अब देखिए उसके बाद पोषण पढ़े होंगे तो इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट वीडियो एक लेंगे आपके सामने, पोषण पे जितना डायग्राम रहेगा उस सबको हम अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। अब उसके बाद आप यहाँ से थोड़ा सा किसके बारे में, श्वसन के बारे में सुने होंगे। ये देखिए आपके सामने श्वसन का डायग्राम है, इसको भी हम यानी श्वसन तंत्र कैसे होता है, इंट्रोडक्शन, संरचना, इसके अंतर्गत क्या क्या लिखना है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद आप यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो परिवहन तंत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मल भाषा में हर्ट का डायग्राम आपके सामने, इसको कैसे बनाना है ये भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक। उसके बाद यानी एक ये अपना ही में मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है, किडनी में थोड़ा सा आप देखे होंगे, किडनी वाले पोर्शन से इसको भी हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। किडनी के जस्ट बाद नेफ्रॉन का नाम सुने होंगे। तो ये सारी चीज़ क्या कर देंगे स्टेप बाय स्टेप हम क्या, रंध्र कभी कभी पूछ दिया जाता है आपके सामने, रंध्र, तो रंध्र का आपके सामने देखिए इंट्रोडक्शन दिया है और ये प्यारा सा डायग्राम दिया गया है। इसको भी हम क्या कर देंगे आपके सामने एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ से। उसके बाद आपके सामने विद्युत वाला चैप्टर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अलग से जैव प्रक्रम का एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। जैव प्रक्रम का जो पूरा चैप्टर देखिए यहाँ से नेफ्रॉन कैसे बनाया जाता है, जैव प्रक्रम का पूरा चैप्टर, इसको हम जल्दी ही एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कैसा हमारा ये पोर्शन लगा जरूर आप बताइएगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।